हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास से हमारी 9th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। और चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत जो है भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं और भारत के भौतिक स्वरूप के हम लोग आपका बात कर रहे हैं। तो हमने कल हिमालय पर्वत को हमने देख लिया था और उसके साथ जो मैदानी क्षेत्र है हमने उसको देख लिया और हमने क्लासिफिकेशन देखा कि नदियों के आधार पर हिमालय को कैसे आपका बांटा गया है। उन सब पर हम लोगों ने आपकी बात की, उन सबको हमने गौर करके एक एक करके आपका बहुत अच्छे से देख लिया। उत्तरी मैदान, सिंधु क्षेत्र, इन सबको हम लोग आपका देख चुके हैं। बड़े बड़े महाखंड इन सब के रूप में कैसे हैं, इन सबको हमने देख लिया और कैसे उर्वर भागों में इनको बांटा गया है, इन सबको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे चल के एक बार आप देखते हैं जो हमने रिवीजन किया है वो कितना हमारा रिवीजन है, कहाँ तक हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए भारत का भौतिक स्वरूप को बांट दिया हमने 6 भागों में। ट्रांस हिमालय को हमने देख लिया, ये सारी श्रेणियों को हमने देख लिया। कल हम लोग जो बेसिकली बात कर रहे थे, हमने हिमालय को मतलब जो हमने हिमालय को देखा, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब, और इसका नॉर्थ का जो हिस्सा है सॉरी जो इसका वेस्ट है उसको कश्मीर, और जो ईस्ट वाले को उसको हमने हिमाचल कहा। कुमाऊं को सतलज और काली के बीच के हिमालय को हमने देखा। नेपाल के हिमालय को तिस्ताओं को देखा। असम और दिहांग को हमने इन सब हिमालय को आपका देख लिया। क्लियर है? आगे बढ़िए। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर होना था। सिंधु, सतलज, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, हिमालय, इन सबको हम देख रहे हैं। उत्तरी मैदान, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी ऐसी नदियां हैं। और जो हमारा ग्रेट प्लेन बना हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है, कैसा उस पर एक्सपेंशन है, ये सारी चीजों को हम देख चुके हैं और एक एक करके हमने इन सब पर आपका बात करनी थी। तो कल इतना हम लोग इसमें देख चुके थे और इतना आगे बात कर चुके थे। एक एक करके हमने इतना सब कुछ हमने देख लिया है। क्लियर है? और इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के टाइम उत्तरी मैदान की व्याख्या की अगर हम बात करें कि भैया उत्तरी मैदान क्या है, किस प्रकार से। उत्तरी मैदान के उच्चावचों यानी कि जो हाइट्स हैं के बिना किसी विविधता को समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है, कि जो भौगोलिक आकृति है उनमें क्या विविधता है। आकृतियों की विभिन्नता के आधार पर उत्तरी भागों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदियों को पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 816 किलोमीटर के बीच चौड़ी पट्टी में गुवाहाटी और असम निक्षेप करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। ये जानते हैं हम भावर के नाम से। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस भावर पट्टी के दक्षिण में ही ये सरिताएं उन्हें ही निकल आती हैं। नम तथा दलित क्षेत्रों के निर्माण करती हैं। तराई कहा जाता है और वन्य प्राणी जीव से भरे हुए घने जंगल का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने की कृषि योग्य भूमि को उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काटा गया। तो जो कुछ आपके मैदान थे तराई वाले क्षेत्र में, जहां प्राणी जीव रह रहे थे, जहां सघन वन थे, तो जो लोग पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में आए उनको रहने के लिए, उनको कैसे देने के लिए हमने क्या किया, वनों का कटाई की ताकि वो लोग यहाँ रह सकें और कृषि वृषि कर सकें। उसी के हिसाब से हमने इसको सबको चलाने का प्रयास किया और हमने इनको देखा। ठीक, और इन सब पर हमने बात की। इस मैदान के क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क की स्थिति को ज्ञात कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है और ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराना जलोढ़ का बना है। तो जो सबसे बड़ा उत्तरी मैदान है उसमें भी जो आपका उसका पुराना जलोढ़ है, एक नवीन जलोढ़, एक पुराना जलोढ़, वो आपको दिखाई देगा। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वेदिकाओं जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग में भावर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान में नए युवा मैदान को खादर कहा जाता है। कैसे हैं? नए बाढ़ वाले मैदान के युवाओं को खादर कहा जाता है। इसमें लगभग प्रति वर्ष पुनर्निर्माण होता है
इसलिए उपजाऊ तथा गहन खेती के लिए भी आदर्श होते हैं। कैसे हैं? गहन खेती होती है, इसमें डीप एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, बड़ी बड़ी कृषि। क्लियर है? ये आपको अब देखिए, बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। कोण वाला भूमि टूटने का प्रवाह यही कारण है कि प्राचीनतम भूलखंड का एक बड़ा हिस्सा है। पठारी भाग चौड़ा और छिछली घाटियों का और गोलाकार पहाड़ियों में। इसके दो मुख्य कारक है, मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्राय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार में अधिकार भागों तक फैला हुआ है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला सतपुड़ा में श्रृंखला और अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान की बलुई मिट्टी पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कीन दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। तो दक्षिण और पश्चिम अगर ऐसे मान रहे तो ये क्षेत्र, और उत्तर और पूर्व की तरफ बहती हैं, कुछ ऐसे बह रही, कुछ ऐसे। इस प्रकार वे ढाल को दर्शाती हैं और मध्य उच्च भूमि चौड़ी पट्टी है और पूर्व में संकीर्ण है। पठार के पूर्वी विस्तार को हम स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। इससे पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित और छोटे नागपुर के पठार में दर्शाया गया है। ऐसा है, इन छोटे नागपुर के पठार में आपका दर्शाया, ठीक। और ये एक कैसा है, त्रिभुजाकार पठार है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार को सतपुड़ा की श्रृंखला है, जब महादेव की कैमूर की पहाड़ियां हैं, ठीक। और पहाड़ी और मैकाल पर्वत श्रृंखला इसके पूर्व में है। मानचित्र पर पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें और दक्षिण का पठार पश्चिम की ओर स्थिति को ज्ञात करते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है। स्थानीय रूप से मेघालय में कॉफी एमरले का पठार, उत्तर में कचनार की पहाड़ियां, और यह एक भ्रंश के रूप में छोटे नागपुर का पठार को अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला है, गारो, खासी और जैंतिया। कैसी हैं? गारो, खासो और जैंतिया। क्लियर है? इनको हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और गारो, खासो, जैंतिया इसमें आपकी दिखाई देंगी। क्लियर है? तो ये है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बाद प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार का मतलब समझते हो आप? अगर आप भारत का मैप देखोगे तो बेसिकली ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। ये जो हिस्सा है, जो बीच का पूरा हिस्सा है, यही है प्रायद्वीपीय पठार। इनकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? कैसे, कहां पर नदियां हैं, कहां पर पठार हैं, कहां पर किस प्रकार की चीजों को हम रखेंगे, इन सबको इनके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि भाई कहां कहां पर मैदान है, कहां पर किस लिए चीज है, इन सबको हम एक एक करके गौर करके देख रहे हैं। तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे। चलिए, हो गया। प्रायद्वीपीय पठार वगैरह को आपने देख लिया, आगे बढ़ जाए, देख लेते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्व और पश्चिमी पूर्व श्रेय क्रम से इसमें दिखा गया है। पूर्व और पश्चिमी घाट की स्थिति है और समानांतर स्थिति है। वे सतत तथा उनके केवल दर्रे के द्वारा ही इनको पार किया जा सकता है। भारत में भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट की स्थिति को ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं और ये 600 मीटर की औसत ऊंचाई पर है, ठीक। और 600 मीटर की नहीं औसत ऊंचाई पर, इनकी तुलना पर 900 से 1000 मीटर है। और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के तट में दक्षिण के नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, वे अनियमित हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
नदियों को इनको काट दिया जाता है। पश्चिमी घाट का पर्वत वर्षा होती है और वर्षा के पश्चिमी घाट के ढाल पर आर्द्र वायु के टकराव के ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट की विभिन्नता स्थानीय के नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। इस भाग में शिखर ऊंचे हैं। अन्नामुडाई जो आप देख सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695। डोडा बेटा जो सेकंड हाईएस्ट पीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत। पूर्वी घाट दक्षिण पश्चिमी में शेरावत और जावेदी पहाड़ियों से घिरा है। तो दक्षिण और पश्चिम में सेवराय की पहाड़ियां और जावेदी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों को भी हम अभी देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। उडक मंडलम ऊटी यानी कि तमिलनाडु। उडक मंडलम एक जगह है, इसको देखिए ऊटी के नाम से जाना जाता है। और कड़ाईकोलम प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र नगरों में मानचित्र ज्ञात किए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह है कि काली मिट्टी मृदा और इनके दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए शैल आग्नेय है और वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनमें काली मृदा का निर्माण हुआ है और अरावली और प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी भाग और उत्तर पश्चिमी किनारे पर भी स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित हैं और आपका खंडित पहाड़ियां हैं और इनको हम देखते हैं कैसे हैं, अपर्दित हैं और खंडित हैं, इनको हम देखते हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली दक्षिण पश्चिम में आपकी फैली हुई है। तो कहाँ कहाँ से हैं ये आपका जो पूरा प्रायद्वीप का पठार है दक्कन ट्रैप के नाम से हम इसको जानते हैं। बेसिकली ज्वालामुखी का उद्गार से उत्पन्न हुआ लावा है, जो लावा धीरे धीरे ठंडा होकर फैल गया और सेल के रूप में इसका जमाव हमको आपका दिखाई देता है। क्लियर है। और इसी जैल समाप का जो फैला है यही अपर्दन हुआ है, इसी से काली मिट्टी बनी है और अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। उन सारे नाम वगैरह को भी हम लोग इसमें देखेंगे। क्लियर है। देख लिया। अभी हम क्या देख रहे थे, कुछ क्षेत्र देख रहे थे। हमने क्या पढ़ लिया अब तक इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना चाहिए। इतना हमने, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया है। कौन सा, ध्यान दीजिए, ये वाला हमने पर्वतीय मैदान देख लिया और ये हमने देख लिया, ये हमारा हो गया। अब बचा इन तीनों का है। सबसे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। क्लियर है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब ये जो क्षेत्र है, अब जैसे ये आपका मालवा का पठार, विंध्याचल श्रेणी, ये छोटे नागपुर का पठार, ये सारा जो पार्ट है नीचे तक अगर आपको दिखाई देगा, बेसिकली आप ऐसे मान लीजिए, हाँ इतना ठीक है। अगर आप इसको देख लीजिए, ये सारा, ये जो सारा हिस्सा है नीलगिरी वगैरह, ये सब, ये सारा है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्लियर है। ये हमको कैसा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़े। अब हमें इसमें कुछ चीज देखनी है। जैसे यहां आ जाइए आप। सबसे पहले अनाईमुड़ी, ये चट देखिए, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे चोटी है और नीलगिरी पर्वत जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस जगह से मिलता है वो जगह है आपका नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत ये आपको दिखाई देगा। क्या मिलेगा, नीलगिरी पर्वत आपको इसमें दिखाई देगा। क्लियर है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये है नीलगिरी पहाड़ी, यहां मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो क्वेश्चन बनता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर। और यही कार्डमियम पहाड़ियां हैं जो आपका इलायची के लिए बड़ी प्रसिद्ध है।
अन्नामलाई है जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, अनामुडी है जो उसकी दक्षिण भारत की हाईतम पीक है। तो देखिए पश्चिमी घाट कहाँ पर कावेरी नदी है, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको कृष्णा, कावेरी नदी, ये बड़े बड़े जो हिस्से हैं प्रायद्वीपीय पठारों के, ये सब आपको यहाँ पर आपका अच्छे से मिलते जाएंगे। आप इनको देखते जाओगे कहाँ कहाँ पर कितना है। क्लियर है? अब देखिए ये कुछ प्लेट्यू हैं, जैसे आप इनको देखोगे, जैसे ये देखिए दक्कन प्लेट्यू, मालवा, विंध्या, सतपुड़ा और छोटे नागपुर का पठार, एक किम्बरले एम्बरले का पठार ऊपर भी है। तो ये सारे प्लेट्यू रीजन, पठारी रीजन आपको यहाँ पर सब स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे और आप इनको देख सकते हैं। जल्दी से आप एक बार एक छोटा सा मैप बनाइए और मैप बनाकर मालवा, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और इन पठारों को बनाने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं, ध्यान दीजिए आगे। चलिए तो इतना हमने देख लिया और कैसे बना है ये पूरा पार्ट। अगर हम बात कर रहे थे दक्कन ट्रैप की, बेसिकली तो दक्कन ट्रैप पता होना चाहिए किसका बना है। जो आपका दक्कन ट्रैप है ये हमको देखना है कि बेसिकली ज्वालामुखी उद्गार है, आग्नेय शैलों का बना है और इनके साथ हुआ है ज्वालामुखी के कारण अलावरी निर्माण प्रक्रिया, पहाड़ियां, इन सबको हम देख सकते हैं। इन सबको देखिए। उडक मंडलम किसके लिए फेमस है? ऊटी एक पहाड़ी हिल स्टेशन है और बड़ा फेमस है ऊटी आपका। चलिए देखते हैं इसमें, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़े। चलिए बात कर रहे हैं भारतीय मरुस्थल। ये क्या है? भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम के किनारे पर थार के मरुस्थल में स्थित है और बालू के टिब्बे से ढका एक स्थानांतरित मैदान है। इसमें प्रतिवर्ष 1.5 मीटर की वर्षा होती है। शुष्क जल वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है और वर्षा ऋतु में एक ही कुछ सरिताएं भी दिखाई देती हैं और उसके बाद बालू में विलीन हो जाती हैं और पर्याप्त जल नहीं मिलने के से समुद्र तक आपका नहीं पहुंच पाते हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कैसी है? लूनी। तो अरावली जो महामरुस्थल है, अगर आप इसको देखोगे तो पहली बात तो क्या है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्लियर है? और कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है ये मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि भाई जो हमारा अरावली है और कहाँ कहाँ, मरुस्थल, अरावली बार बार आ रही है, उसके बगल में है। हम बेसिकली रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ये क्षेत्र इतना आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है और ये है भारतीय मरुस्थल। गुजरात और राजस्थान में मुख्यतः ये क्षेत्र पड़ता है। इसमें पड़ता है गुजरात और राजस्थान में, बेसिकली ये मुख्य रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा और आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, ध्यान रहेगा इतना। देख लिया। अब थोड़ा सा आपको इन सारे महामरुस्थल के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र है जहां पर कैसा होती है, जो वर्षा है उस वर्षा की मात्रा भी कैसी है, कम है। यानी कि 150 सेंटीमीटर से कम की वर्षा है, क्योंकि जब मानसून बंगाल की खाड़ी से उठता है तो इस तरह पहुंचते पहुंचते हवाएं अपना नमी को खो देती हैं और हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं। यही कारण है कि जो उत्तर वाला रीजन है, खासकर मरुस्थल वाला रीजन, जिसे हम भारतीय थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल कहते हैं, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। क्लियर है? तो ये आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो रीजन है, कोटा बूंदी वगैरह, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है इसका फैलाव है और एक्सपेंशन है और ये कुछ पाकिस्तान में भी इसका क्षेत्र में हमको इसको बढ़ावा दिखाई देता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए फिलहाल आज हमने इसके लेक्चर में इतना ही जानने का प्रयास किया और हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, कहाँ पर अन्नामुड़ी है, कहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत है, कहाँ पर दक्कन का प्लेट्यू है, कहाँ पर मैकाल पर्वत है, कहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। इन सारी चीजों को पढ़ने का और जानने का प्रयास किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।